Student, here I am going to explain you great orthogonality theorem। तो बच्चों ये एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये लिखने के लिए आपको थ्योरेटिकली आती है। तो इसके जो बच्चों रिजल्ट हैं हम उसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके रिजल्ट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर बच्चों लिखने के हिसाब से किस तरह से इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगती है लेकिन काफ़ी ईजी है। ये किस चीज़ का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है बच्चों। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट लगेगी लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। उसको हम जैसे जैसे डिकोड करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या है। उसको वन बाई वन हम स्लोली यहाँ पर देखते हैं। चलो बच्चों, तो थोड़ा सा रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द ग्रुप थ्योरी। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी के लिए। काफ़ी सारे रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज हमारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की आई हैं वो यहीं से आई है। इट कंसर्न द मैट्रिक्स एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप। तो बच्चों ये किससे कंसर्न है, किसके संबंध में बच्चों बात कही गई है? मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स देखेंगे किसे कहते हैं हम? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट तो बच्चों इतना तो बात समझ में आ रही होगी। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके जो बच्चों A11 A12 A13 ये क्या है, इसके एलिमेंट है। तो उसके एलिमेंट से रिलेटेड है क्योंकि हम जो करेक्टर टेबल लिखते हैं बच्चों यहाँ पर करेक्टर लिखे जाते हैं। लेकिन ये वन डायमेंशन है बच्चों। करेक्टर का मीनिंग क्या है? जैसे कि जैसे बच्चों ये करेक्टर टेबल है C3b की, ये भी करेक्टर टेबल है C3b की। तो लेकिन ये हमने क्या लिखा है? यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। रियल में ये क्या है बच्चों? यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्टर टेबल में हम लिखते हैं वो करेक्टर है, मतलब जो डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका सम है। जैसे कि इसका सम यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, -हाफ का सम क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करेंगे तो -हाफ का जो है बच्चों यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में C3 का करेक्टर क्या लिखा? -1। तो यहाँ पे C3 अलग अलग लिखे हैं तो इनका कंबाइंड जो आएगा बच्चों -1 आएगा इनके डायगोनल का सम। तो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। और सिग्मा बी के डायगोनल का सम क्या आ रहा है बच्चों? इनका करेक्टर हमारा जो है 0 आ रहा है। इनको डायगोनल को ऐड करें तो 0। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल बच्चों मैट्रिक्स थी तो उनके डायगोनल का सम ये आया है C3 में। और यहाँ पर 1 बाई 1 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर तो सिंगल एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगी। तो कहने वाला करेक्टर टेबल में जो यहाँ पर रहते हैं वो करेक्टर रहते हैं, लेकिन ये क्या होती है बच्चों? मैट्रिक्स होती है और उनके एलिमेंट्स का यहाँ पर डायगोनल का सम यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो लेकिन इरेड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशंस है जैसे ये गामा 1 बच्चों गामा से डिनोट करते हैं, जिसके लिए फिर बाद में हमने क्या लिखे हैं बच्चों? मोलिकन सिंबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं जो रो में लिखे हुए हैं। तो गामा 1 पहला इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बच्चों ये हो गया, सेकेंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, थर्ड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। चलो बच्चों उस थ्योरम को समझते हैं। तो इधर इस साइड में मैंने ये थ्योरी समझाने के हिसाब से लिखा हुआ है। आपको जो लिखना है एग्जाम में ये लिखना है। तो ये बच्चों जो है किससे कंसर्न है? एलिमेंट से कंसर्न है, ना कि हम यहाँ पर करेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो करेक्टर टेबल है वो उसमें जो करेक्टर लिखे हैं वो मैट्रिक्स के डायगोनल का सम लिखा हुआ है। Irreducible representations are related है which constitute the irreducible representation of point group. Mathematically is stated as follows. Mathematically बच्चों ये किस तरह से लिखे? गामा I R M N गामा J R उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट M डैश N डैश इक्वल टू H अपॉन स्क्वायर रूट L I L J डेल्टा आई जे डेल्टा MM डैश डेल्टा NN डैश इस तरह से लिखे हुए। इनके बच्चों कोडिंग इनका किसका क्या मतलब है उसको हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। गामा आई और गामा जे, जैसा कि इधर टेबल से भी आपको समझ में आ गया, गामा आई और गामा जे मतलब यहाँ पर गामा से जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किसको करते हैं? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। गामा आई एंड आर द ith और jth इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर h। h का मीनिंग क्या है बच्चों? ऑर्डर। विद डायमेंशनलिटी Li और Lj, डायमेंशनलिटी Li और Lj है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 1 बाई 1 बात कर लेते हैं बच्चों। कुछ टाइम यहाँ पर हुई तो बच्चों हमने कोई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है गामा I और गामा J, मतलब कोई 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जैसे गामा I गामा 1 को कह दो, गामा J मतलब दूसरा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है गामा 2 या फिर गामा 3। डायमेंशनलिटी यहाँ पर जो Li और Lj क्या है बच्चों? डायमेंशनलिटी है। तो डायमेंशनलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लो ताकि है ना ये डिकोड हो पाए।
तो डायमेंशनलिटी बच्चों LI और LG। तो बच्चों यहाँ पर जो ई करेक्टर लिखा रहता है, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बच्चों 2x2 की मैट्रिक्स है ये, तो इसकी डायमेंशनलिटी जो है बच्चों L3 मतलब डायमेंशनलिटी क्या है बच्चों 2 है। इसकी डायमेंशनलिटी 1/1 की मैट्रिक्स है तो डायमेंशनलिटी 1 है। सपोज कहीं पे 3/3 की मैट्रिक्स कहीं लिखी हुई है तो उसकी डायमेंशनलिटी क्या होती है बच्चों 3 होती है। ठीक है, तो जिन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं उनकी जो डायमेंशनलिटी LI और LJ, किन्हीं दो की बात की तो इनकी दोनों की डायमेंशनलिटी, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है डायमेंशनलिटी। अगर इसकी बात करें, इन दो की बात करें बच्चों, इसकी डायमेंशनलिटी 1 है क्योंकि 1/1 की मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट है, और इसकी डायमेंशनलिटी बच्चों क्या है 2/2 है, मतलब डायमेंशनलिटी L क्या है 2 है। तो यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो जो दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की I और J की बात हम कर रहे हैं, कोई भी दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि यहाँ पे मान लिया 1 और 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उनकी जो डायमेंशनलिटी स्क्वायर रूट में इधर जो है राइट हैंड पे लिखी हुई है। L मतलब डायमेंशनलिटी क्या होता है, मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2/2 मैट्रिक्स है तो डायमेंशनलिटी उसकी 2, अगर 1/1 है तो डायमेंशनलिटी 1, अगर कहीं मैट्रिक्स इस तरह की 3/3 है तो उनकी डायमेंशनलिटी क्या होती है बच्चों 3 होती है। तो आई होप ये समझ में आओगे कि LI और LJ किसको डिनोट करा बच्चों, यहाँ पर डायमेंशनलिटी को। और ऑर्डर क्या होता है बच्चों, किसी भी उसमें ऑर्डर होते हैं जितने सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे C3 पॉइंट ग्रुप की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना आएगा बच्चों 3 और 2 5 और 1 6, तो जितने सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं उसके इक्वल जो है बच्चों ऑर्डर होता है, और उसे किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये टर्म्स आपके समझ में आ गई होंगी शायद। H जो बच्चों जिस पॉइंट ग्रुप की बात करें उसका ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब जो सिमेट्री ऑपरेशंस है उनका सम है। डायमेंशनलिटी जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी जो मैट्रिक्स रही होंगी वो किस डायमेंशन की, मतलब 1/1 की है, 2/2 की है, 3/3 की है। तो बच्चों जितनी 2/2 की है तो डायमेंशनलिटी हो जाती है 2, 3/3 की हो जाती है तो डायमेंशनलिटी हो जाती है 3। और ये चीज़ मैं पहले ही बताया बच्चों, डायमेंशनलिटी हमें पता कहाँ से चलता है करेक्टर टेबल में, उसकी अगर 2/2 की होती है तो ई जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है बच्चों, ई जो क्लास है उसके नीचे जो यहाँ पर करेक्टर लिखा रहता है वो डायमेंशनलिटी के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब इसकी जो मैट्रिक्स रहेंगी 2/2 की, यहाँ 1 लिखा है तो डायमेंशनलिटी इनकी क्या रहेगी 1 रही होगी। तो यहाँ क्लियर है। स्क्वायर रूट में बच्चों दो इरेड्यूसिबल की भी बात करेंगे, उनकी डायमेंशनलिटी का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर है, H क्या है ऑर्डर है। तो इनकी बात कर लेते हैं बच्चों, ये क्या है, ये बच्चों क्रोनिकल डेल्टा है। डेल्टाज आर वेल नोन क्रोनिकल डेल्टा विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर बच्चों यहाँ डेल्टा इज ए, अगर हम बात करें I और J अगर इक्वल है, कहने का मतलब हम मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो करेक्टर की बच्चों क्या है, यहाँ पर दो एलिमेंट की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की मल्टीप्लिकेशन है। ये दो चीज़ें A इंटू बी मान के चलो, एक A है और एक B है, उनकी मल्टीप्लिकेशन है। A जो गामा I जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो एलिमेंट्स है बच्चों MN, गामा J में जो एलिमेंट है M डैश N डैश, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। और बच्चों आगे के लिए समेशन है, सारे जितने ऑपरेटर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में उसका क्या करना है बच्चों सम करना है। तो बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। आगे मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, है ना, तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। एक क्या चीज़ है, मतलब 2 थिंग्स का मल्टीप्लिकेशन है, 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये है, और उसके बराबर किसका H अपॉन स्क्वायर रूट LI LJ, और ये क्रोनिकल डेल्टा। तो यहाँ पर आप पहले क्रोनिकल डेल्टा समझ लेते हैं, उनका मीनिंग क्या है। अगर बच्चों डेल्टा IJ इजकल टू 1 कब होगा, अगर I इजकल टू J, अगर हम मतलब यहाँ पर दोनों I भी 1 है और J भी 1 है, मतलब इसका एक तरह से क्या कर रहे हैं, इसके ही एलिमेंट का स्क्वायर कर रहे हैं। और जब दोनों सेम चीज़ हो I इजकल टू J, ठीक है, तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर हम दो डिफरेंट अलग अलग इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, मतलब एक में 1 की और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, क्रोनिकल डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर किसी इनमें से तीनों में से एक भी 0 हो गया तो ये पूरी क्या हो जाती है बच्चों, साइड 0 हो जाती है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को 0। अगर ये 0 है तब भी 0 हो जाएगा, अगर सपोज ये 0 है तब भी 0 हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, ये 0 है तो तब भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर डेल्टा I से कब 1 होगा, जब I इक्वल टू J। ऐसी डेल्टा M डैश कब 1 होगा, जब M इक्वल टू M डैश है। अब M यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिखा है MN और M डैश N डैश, अगर ये दोनों बराबर है तब तो होगा 1। आगे देखेंगे और समझ में आएगी बात, केवल यहाँ ध्यान दे लो। डेल्टा M डैश 1 कब होगा, जब M इक्वल टू M डैश के
और अदरवाइज ये क्या होगा, जीरो होगा, एम एम डैश के इक्वल नहीं है। ऐसे बच्चों डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा 1 कब होगा, जब एन किसके बराबर है, एन डैश के, और एन इज नॉट इक्वल टू एन डैश। बच्चों एम और एन डैश है क्या, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एम एन क्या लिखा है, एम डैश एन डैश क्या लिखा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा मैं जो है टेबल उससे बता देता हूँ बच्चों, मैट्रिक्स से इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि एम एन का मतलब क्या होता है। बच्चों मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम करके इस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहाँ पर है, तो एम बच्चों क्या है, रो, और एन एलिमेंट मतलब किसका है बच्चों, कौन से कॉलम में, उसको इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे बच्चों कोई कि गामा R23 वाला एलिमेंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, टू रो, सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट, उसका मतलब हो गया बच्चों सेकेंड रो में, हमारे सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एम एन जो लिखे हुए हैं बच्चों एलिमेंट मैट्रिक्स जो है, जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, तो ये वाला कौन सा एलिमेंट हो गया बच्चों, 1 1 हो गया। ये वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, 1 2 हो गया। ये वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो बच्चों कौन सा हो गया, 2 2 हो गया। ठीक है, तो किसकी भी हमें दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों एम एन, अगर एम किसके बराबर है, क्रॉनिकल डेल्टा एम एम डैश के बराबर है। ठीक है, अगर दो टेबल की मल्टीप्लिकेशन रह रहे हैं, उसका पहले का पहला और दूसरे का पहले का दूसरा, तो फर्स्ट फर्स्ट हो गए। ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तब तो ये क्रॉनिकल डेल्टा क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ऐसी इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एन एन डैश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एम लिखा जाता है फर्स्ट रो, और एन क्या होता है बच्चों, कॉलम का नंबर होता है। आगे हम एग्जाम्पल में करेंगे तो बात समझ में आएगी। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आप इस तरह से लिख लो, ये जनरली एमएससी में पूछी जाती है, और आगे एग्जाम्पल से ये समझ में आएगी क्रॉनिकल डेल्टा का मीनिंग क्या है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा, एच ऑर्डर है, एल आई एल जे डायमेंशनलिटी है। डायमेंशनलिटी का मतलब होता है जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो टेबल्स हैं उनके कितनी डायमेंशंस है, 2x2 है या 3x3 है। और यहाँ पर इस साइड में क्या लिखे हुए, दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन है, उसको सम कर देना है। कैसे सम कर देना आगे देखते हैं, लेकिन इसके कुछ रिजल्ट्स हैं उसको देखते हैं बच्चों यहाँ पर, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे तो बात पूरा ये है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम आपके समझ में आ जाएगी। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा अगर i इजकल टू नोट j है, ठीक है, i इजकल टू नोट j मतलब ये जो एलिमेंट है ये अलग इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का है, ये डिफरेंट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का है, i इजकल टू नोट j। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा डेल्टा ij इजकल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 0 हो गया तो सारा, और किसी नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब सीधी की सीधी राइट हैंड साइड पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। ऐसे बच्चों भले ही i इजकल टू j लेकिन m इज नॉट इक्वल टू m डैश, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी बच्चों, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू m डैश, तो उसमें क्या हो गया बच्चों, ये वाला जो क्रॉनिकल डेल्टा है m डैश वाला ये 0 हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर i इजकल टू j है, i इजकल टू क्या हो गया बच्चों, j हो गया, m इजकल टू m डैश हो गया, n इजकल टू n डैश हो गया, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 1 हो गई। तो यहाँ से प्रॉपर्टी ये 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और i इजकल टू j, सपोज i इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो li स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकल आएगा तो h अपॉन li बन जाएगा। ये सारे तीनों तो हो गए 1, और li इंटू li क्या हो गया, li स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया h अपॉन li प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ पर h अपॉन li प्रॉपर्टी बन गई। अगर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं बच्चों, सेम हो रही हैं, कहने वाला एक ही इररिड्यूसिबल के जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली मैंने बताया कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम है बच्चों, ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मैथमेटिकली इनके सम करेंगे। सम का मतलब क्या है वो समझ में आएगा जब हम यहाँ पर बाय एग्जांपल्स इनको करेंगे। और इससे पहले अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, इससे निकली हुई है बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो भी आपको इसी में लिखनी है, लेकिन हम उन्हें दूसरी वीडियो में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम लिखने के लिए अगर आएगा तो आपको ये सब प्लस इसके साथ में इसकी प्रॉपर्टी जो थी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की वो भी इसी से ड्राइव है, तो यहीं से वो लिखनी है, वो भी इसके साथ शामिल करनी है। तो आप बच्चों इनको थोड़ा सा जो है वर्क करके देखते हैं कि किस तरह से इनका क्या मीनिंग है। तो जैसे कि बच्चों मैंने पहले ऑलरेडी कैलकुलेशंस करके रखी हुई हैं। अगर बच्चों हम तो एक बच्चों यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं, एक तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ बच्चों A2, दूसरा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या ले रहा हूँ बच्चों E। तो इसका मतलब क्या हो गया, i इजकल टू नोट j, i j के बराबर नहीं है क्योंकि एक दो डिफरेंट
इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। आई इक्वल टू जे कब होता, अगर हम एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात आई इक्वल टू नोट जे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके बराबर आएगी, 0 के। तो हमने A2 की बात की है, तो बच्चों यहाँ पर A2 लिख दिया। A2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की हम A2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँ R तो ज़्यादा बेटर है। हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर E इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, R बच्चों यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशंस है, ये R है। ये कॉलम में जो किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात करें, किसकी बात करें, वो हमारे R है। तो यहाँ पर 1 1 देखो, A2 की बात की तो 1 1 ही रहेगा, उसमें दूसरे एलिमेंट्स है नहीं। अगर 1 1 की मल्टीप्लाई जो है हम दूसरे के किससे कर रहा हूँ बच्चों, 1 1 से कर रहा हूँ, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में कर रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में की है, तो 1 × 1। ये ऐसे ही इसका भी क्या ले रहा हूँ बच्चों, अब मैंने एक बार चूज कर लिया, mn वेरिएबल नहीं है, केवल R वेरिएबल है, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका। तो मैं यहाँ पर 1 1 लिया है, तो 1 1 हमेशा ये वाला 1 1 रखना है, इसमें पहला एलिमेंट्स ही रखना है इसका, और यहाँ पर तो चॉइस है ही नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये वाले एलिमेंट की, प्लस इस वाले की एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस इस वाले की मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। जैसे 1 × 1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -1/2। यहाँ पर मैंने जो रिप्रेजेंटेशन थर्ड वाला +1 की -1 2 के साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, एंड सो ऑन इक्वल टू 0। नीचे लिखा तो क्या आया बच्चों, 0 आया। तो यहाँ पर हुआ, अगर i इक्वल टू जे नहीं है और किन्हीं दो डिफरेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी करेक्टर, अगर आप चाहो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी और दूसरे एलिमेंट से करो तो इसके साथ करो, लेकिन अब पैटर्न क्या करना है, इसकी इसी के साथ करनी है, क्योंकि ये तो वेरिएबल नहीं है। अब ये ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 2 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। O इक्वल टू 0 हो रहा है क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा क्या हो जा रहा है बच्चों, I इक्वल टू नोड जे पे क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है, क्रॉनिकल डेल्टा IJ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आई होगी, इसका मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब बच्चों यहाँ पर रहा, जो इरेड्यूसिबल यहाँ पर जो क्लासेस हैं, यहाँ पर जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उनके एलिमेंट को प्लस 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 करते जाना है, क्योंकि जो यहाँ पर समेशन है उसके नीचे के लिखा R, और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, सिमेट्री ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेरिएबल है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, किन्हीं दो सिमेट्री एलिमेंट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन करते हुए, किन्हीं भी दो, तो क्या आना है, 0 के बराबर ही आना ही होगा। दूसरा बच्चों, एक प्रॉपर्टी और मैथमेटिकली यहाँ पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ बच्चों, इसके बराबर। इसका मीनिंग क्या है, जब I इक्वल टू जे हो जाएगा, I इक्वल टू जे हो जाएगा, M इक्वल टू M डैश हो जाएगा, N इक्वल टू N डैश हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी एक ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यहाँ पर दूसरी चीज़ बच्चों, यहाँ पर जो स्टार लगा है ये हम लेते हैं दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आयोटा कहीं पर अगर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अगर आयोटा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द समेशन इज परफॉर्म्ड ओवर ऑल सिमेट्री ऑपरेशन आर ऑफ द मॉलिक्यूल इफ द मैट्रिक्स एलिमेंट अगर रियल है तो ये इसके बराबर ही होगा, अगर आयोटा नहीं है। आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट A प्लस IB है, तो क्या हो जाता है बच्चों, A इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाता है, आयोटो का हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, A माइनस IB। तो यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट लिए गए उनका क्या लिया गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, क्या ये सेम एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या H/Li के बराबर आएगी। M इक्वल टू M डैश है और N इक्वल टू N डैश है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, उसको आप एक बार देखो। इस सिचुएशन क्या है, फॉर द सेम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, सेम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उसमें भी M M डैश के बराबर हो और N N डैश के बराबर हो। तो M M डैश के बराबर हो, उसका मतलब क्या है बच्चों, जो दो इरेड्यूसिबल ये जो ले रहे हैं हम, पहले वाली की मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कौन सा वाला लिया है बच्चों, E हमने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिया है, तो गामा किसको डिनोट करते हैं, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, और दूसरा यही गामा E, मतलब इसी की मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में, वो भी M इक्वल टू M डैश और N इक्वल टू N डैश का मतलब हो गया इसी की मल्टीप्लिकेशन, इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में, इस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में करते हुए मैंने बच्चों, अच्छा यहाँ पर तो मैंने इस एग्जाम्पल में तो डिफरेंट है, नीचे ये वाला एग्जाम्पल शो किया हुआ है कि इसी की मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में, ठीक है। E एक ही क्लास बच्चों ली हुई है,
ई उसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी की है 1 2 की है, तो 1 2 एलिमेंट इसमें कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला एलिमेंट हो गया। 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ में प्लस, -3/2 की मल्टीप्लिकेशन -3/2 के साथ में प्लस, 3 स्क्वायर रूट 3/2 की मल्टीप्लिकेशन 3/2 के साथ में, आप समझ गए होंगे, एंड सो ऑन। तो बच्चों इनकी जो मल्टीप्लिकेशन की है तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। 3 किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, H/Li के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि सारी चीज़ें सेम कर दी हमने। तो यहाँ पर ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम में जाते हैं, सारी चीज़ें हमने क्या कर दी बच्चों, सेम कर दी, सारे के सारे क्या हो गए 1 हो गए। H/Li = Lj, तो Li स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट से H/Li के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या आया बच्चों 3 आया। तो इसका जो C3 भी हम ले रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर है 6। H कितना है बच्चों 6 है, क्योंकि उसमें इतने 6 सिमेट्री एलिमेंट्स है 6। और हमने इसकी बात की तो इसका डायमेंशनलिटी 2, तो 6/2 क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। 3 हमारा यहाँ कैलकुलेट करके आया है। तो अगर ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं तो किसके बराबर आता है बच्चों, H/Li के बराबर वो आता है। अगर डिफरेंट है, एक और मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बच्चों इसका कैरेक्टर की मल्टीप्लाई मतलब I तो J रखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों M M रखा है, मतलब इसको M और N से डिनोट करते हैं। M क्या रखा है बच्चों, M डैश रखा है, लेकिन N डैश मैंने सेम नहीं किया। N N डैश क्या रख लिया 2 रख लिया। तो मतलब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ में तब भी 0 ही आएगी, क्योंकि N डैश के बराबर नहीं है। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की है बच्चों, इस एलिमेंट के साथ में की है 1 2 के साथ में, 1 2 के साथ में किसकी 1 1 की 1 1 की 1 2 के साथ में, मतलब 1 की 0 के साथ में ये हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, इसके साथ में, एंड सो ऑन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। क्योंकि N डैश डिफरेंट है तो = 0 आना चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो किसके बराबर आया बच्चों, 0 के बराबर आया। तो शायद ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम बच्चों थोड़ी सी सिंप्लीफाई हुई होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद इनका मतलब समझ में आया होगा कि दो करेक्टर्स के दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। सेकेंड वाले में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, H होता है ऑर्डर, Li Lj होती है बच्चों डायमेंशनलिटी। क्रॉनिकल डेल्टा की मीनिंग यहाँ पर समझ में आई होगी। C में तो बच्चों 1 और डिफरेंट होती है तो 0 के बराबर होती है। और यहाँ पर बच्चों एलिमेंट्स का मतलब समझ में आया होगा। एक बार इसके गो थ्रू जाओ और याद करना थोड़ा सा ईजी होगा। थैंक यू।